बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो अबाउट स्पेक्ट्रम के बारे में है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिटेल से इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज़। स्पेक्ट्रम है क्या चीज़, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें और उसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रम एंड लेटर ऑन वी विल बी डिस्कस द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन अ डिटेल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास को क्या है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम देखिए, जो स्पेक्ट्रम होता है ये एक डिस्प्ले होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के डिक्रीज होने की वजह से जो रेडिएशन होती है उसकी जो मेजरमेंट यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। के वो रेडिएशन जिसकी अरेंजमेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी से की कम या ज़्यादा होने की वजह से हम जिसकी अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? डिफिनीशन द डिस्प्ले which show the arrangement of radiation of किस चीज़ के? रेडिएशन और पार्टिकल, रेडिएशन और पार्टिकल by increasing or decreasing the frequency and wavelength, the frequency and wavelength। देखिए, इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं कि वो डिस्प्ले स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं, वो डिस्प्ले जो हमारे पास अरेंजमेंट शो करे किस चीज़ की? रेडिएशन या पार्टिकल की। यानी कि वो डिस्प्ले जो हमें क्या करे? हमें शो करे रेडिएशन किस चीज़ की? अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन शो करे, रेडिएशन या पार्टिकल की अरेंजमेंट शो करे बाय इंक्रीजिंग, किसकी वजह से? इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से। किसकी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से वो डिस्प्ले जो हमें क्या शो करे? अरेंजमेंट शो करे रेडिएशन और हमारे पास पार्टिकल की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि द डिस्प्ले विच शो द अरेंजमेंट, वो डिस्प्ले जो हमें क्या करे? शो करे अरेंजमेंट किसकी? रेडिएशन या पार्टिकल की। ठीक है, किसकी वजह से? इंक्रीजिंग ज़्यादा होने की वजह से या डिक्रीजिंग या कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी देखें, कुछ हम रेज देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उस रेडिएशन की हम बात करते हैं, फिर हम इसकी टाइप की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? यानी कि हमें पूछे कुछ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इसी तरह हमसे पूछे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे कम वेवलेंथ किसका है। इसी तरह हमसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये कौन सी रेडिएशन होती है?
द रेडिएशन which does not need any medium from one place to another, one place to another. Place for traveling. अभी देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कि यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कुछ भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम के बग़ैर ही हमारे पास क्या होती है, मूव करती है। ऐसी रेडिएशन जो मीडियम के बग़ैर एक जगह से दूसरी जगह तक जाएं, ट्रैवल करें, उनको मीडियम की ज़रूरत ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि द रेडिएशन विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो ये तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बात करते हैं हम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। द अरेंजमेंट किस चीज़ की, ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल ऑफ रेडिएशन, और किस चीज़ की, पार्टिकल रेडिएशन या पार्टिकल, किस चीज़ की रेडिएशन या पार्टिकल, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉल्ड, या लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग किस चीज़ की, ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो तो हमने क्लियर कर दिया। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो होता है जो अरेंजमेंट शो करे, किस चीज़ की अरेंजमेंट शो करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनके अरेंजमेंट शो करे, किसके ज़रिए, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने की वजह से जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या मतलब अरेंजमेंट शो करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल या रेडिएशन की अरेंजमेंट शो करे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो हमारे पास अरेंजमेंट शो करेगी रेडिएशन या पार्टिकल की, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हम यानी कि हम कुछ लिखते हैं किसके बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन कौन सी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
मैं आपके सामने कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो मतलब रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी बिना पर मैं क्या करूँगा, इधर आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से मतलब रेडिएशन के यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उसके हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है, या कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम है वगैरह। आप सिर्फ इसमें अब देखिए मैं वेवलेंथ के हिसाब से जाऊंगा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसको पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। इस तरह आपने याद करना है। जिस तरह आप देखें पहले कौन से रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती है। सबसे पहले कौन से, कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज हमारे पास कम होती है, इसकी क्या चीज़ कम होती है, यानी कि ये हमारे पास कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ कम होती है। किससे कम होती है, ये जो वेवलेंथ है वो कम होती है किससे, गामा रेज, ठीक है, गामा रेज से। और गामा रेज की वेवलेंथ कम होती है किससे, हमारे पास एक्स रेज से। किससे, एक्स रेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एक्स रेज है। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे जो ट्वेंटी ने हमारे पास डिस्कवर किया था। उसके बाद इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, हमारे पास यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, ये यूवी रेज से। कौन से रेज से, यूवी रेज से, ठीक है। यूवी रेज कितनी किस्म की होती है, ये हमारे पास दो किस्म की होती है। एक नियर यूवी रेज होती है और एक हमारे पास क्या होती है, फार यूवी रेज होती है। कौन से यूवी रेज, एक नियर और एक फार यूवी रेज। इस यूवी रेज की जो है हमारे पास वेवलेंथ कम होती है किस चीज़ से, हमारे पास विजिबल रेज से या विजिबल लाइट, आप दोनों कह सकते हैं, विजिबल रेज से। विजिबल हमारे पास रेज आगे जिस तरह आप कह सकते हैं वी, इस तरह, फिर हमारे पास आई होता है, बी होता है ब्राउन, फिर हमारे पास ग्रीन होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, येलो होता है, फिर हमारे पास ऑरेंज होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, रेड होता है। 7 हमारे पास कलर होते हैं, क्योंकि लाइट के हमारे पास कितने 7 कलर होते हैं। तो हमारे पास ये विजिबल रहे, इसमें वायलेट, इंडियम, इसी तरह ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और हमारे पास रेड होती है। इसी तरह हम देखिए इसकी वेवलेंथ कम होती है। किससे कम होती है, ये हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास किससे कम होती है, किससे कम होती है, IR वेव से। इसमें हमारे पास 2-3 किस्म के वेव्स होती हैं, रेज आती है। एक हमारे पास क्या होता है, एक नियर IR होता है, होता है। एक हमारे पास मिड IR होता है, होता है। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास फार IR होता है, और इसकी वेवलेंथ कम होती है माइक्रोवेव से। किससे, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ कम होती है हमारे पास। किससे कम होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। किससे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आगे 3 टाइप होते हैं। एक हमारे पास रेडार आता है, एक हमारे पास AM आता है, एक हमारे पास क्या आता है, PM। एक हमारे पास क्या आता है, PM आता है, एक हमारे पास क्या होता है, AM आता है। अभी देखें वेवलेंथ की बिना पर मैंने ग्राफ, तो सबसे ज़्यादा आपसे पूछें कि हमारे पास वेवलेंथ किसकी है, वो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास AM की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ये याद रखें। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ हमारे पास कॉस्मिक रेज की होगी। कौन सी रेज की, कॉस्मिक रेज की होगी, ठीक है। यानी कि आपसे कुछ पूछे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। उसमें भी हमारे पास AM की सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम हमारे पास कॉस्मिक रेज की होगी। और इसी तरह ये देखें कॉस्मिक रेज की सबसे कम रेडियो एक्टिव यानी कि वेवलेंथ, उससे ज़्यादा R गामा रेज, उससे ज़्यादा हमारे पास इस तरह एक्स रेज की ज़्यादा होगी। इसी तरह फिर एक्स रेज से जो ज़्यादा वेवलेंथ होगी यूवी रेज की होगी। यूवी रेज में हमारे पास फार यूवी रेज की कम होगी और ज़्यादा होगी किसकी, नियर यूवी रेज की।
इस यूवी रेस से हमारे पास विजिबल लाइट की, हमारे पास विजिबल रेस की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उसमें भी ये जो कलर होते हैं, ये 7 कलर लाइट में जो होते हैं, वायलेट होता है, इंडियम होते हैं, इसी तरह हमारे पास ब्राउन होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, इसी तरह ऑरेंज होते हैं और रेड होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होगी, उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा येलो की वेवलेंथ, इससे ज़्यादा हमारे पास ऑरेंज की वेवलेंथ, और इससे ज़्यादा रेड की वेवलेंथ। विजिबल रेज से हमारे पास IR रेज की ज़्यादा होगी वेवलेंथ, उसमें भी नियर से मिड की ज़्यादा होगी, मिड से हमारे पास फार की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरह इस R रेज से हमारे पास माइक्रोवेव्स की यानी कि रेस, माइक्रोवेव्स की जो रेज होते हैं, ये हमारे पास ये माइक्रो रेस की मतलब उससे ज़्यादा होती है। और इससे ज़्यादा हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी में रेडार से PM की ज़्यादा होती है, PM से AM की सबसे ज़्यादा होती है। अभी आपसे पूछें कुछ एनर्जी किसके सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, तो एनर्जी में उलट हो जाता है कि इसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, इसकी कम होगी। क्यों? देखिए, फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास वेवलेंथ की बिना पर हमने एक ग्राफ बनाए, तो इसमें वेवलेंथ इधर से इधर आए तो हमारे पास ज़्यादा होती जाते हैं, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमारे पास कम होती जाती है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, इससे हमारे पास ये ज़्यादा होगी, इससे इसके हमारे पास ज़्यादा होगी, इससे हमारे पास इसकी ज़्यादा होगी, फिर हमारे पास इन रेडियो फ्रिक्वेंसी से इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमारे पास करते करते हमारे पास इन सब की इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इसी तरह माइक्रोवेव्स है, उससे हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, इससे हमारे पास इसकी ज़्यादा होगी, इस मिड से हमारे नियर की रेस की फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास आप आते जाएँ तो इनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ती जाती है, सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉस्मिक रेस की फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं, यह हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया कि वेवलेंथ के बिना पर कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी उससे ज़्यादा है। तो आप इससे आप कंफ्यूज ना हो, आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अभी बात करता हूँ किसके बारे में, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हमारे पास असल में 2 टाइप्स होती हैं स्पेक्ट्रम की। एक हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारे पास B नंबर पर दूसरा हमारे पास डिसकंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अभी देखें, मैं सिर्फ ग्राफ के तौर पर आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है ना, कि कंटिन्यूस क्या होती है, डिसकंटिन्यूस, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और बाकी डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल वगैरह आप क्या करें, खुद लिख लें, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है और ये टॉपिक क्या है, लेंथी है, यानी कि ये ज़्यादा है। उसके बाद हमने फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ने हैं, तो आप इस तरह करें, तो ये प्लॉट के ज़रिए मैं आप समझाऊँगा और उसको आप समझने की कोशिश करें, और साथ में ये करें कि आपने डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल आप खुद लिखें। ठीक है, तो बात करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें यानी कि 2 एडजेसेंट कलर के दरमियान कुछ हमारे पास लाइन या बाउंड्री नहीं होती। क्या होती है कि हमारे पास इसमें 2 हमारे पास एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट हमारे पास कलर होते हैं, उनके दरमियान हमारे पास क्या होते हैं, कलर में हमारे पास इसमें नो बाउंड्री होती है। क्या होती है, नो एनी बाउंड्री। आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो क्लियर बाउंड्री प्रेजेंट among the 2 adjacent कलर। यानी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इसमें हमारे पास कि कुछ ऐसे मतलब लाइन नहीं होती जो 2 कलर यानी कि कलर को सेपरेट करने में, यानी कि 2 कलर के दरमियान हमारे पास कुछ भी बाउंड्री नहीं होती, जिससे सेपरेट नहीं होते, इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद हम डिसकंटिन्यूस की बात करें। डिसकंटिन्यूस में हमारे पास 2 एडजेसेंट जो कलर होते हैं, 2 एडजेसेंट कलर, 2 एडजेसेंट कलर, इसमें हमारे पास क्या होता है, क्लियर बाउंड्री होती है। क्या होती है, क्लियर
बाउंड्री। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो डिसकंटिन्यूस हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, क्लियर बाउंड्री होती है कि दो कलर हैं उसके दरमियान जो क्लियर बाउंड्री होगी हमारे पास, वो क्या होगी, वो हमारे पास कहलाएगा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी कि द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज अ क्लियर बाउंड्री प्रेजेंट अमंग द टू एडजेसेंट कलर इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें दो कलर हों, यानी कि एक बैकग्राउंड में हमारे पास बैकग्राउंड में एक क्या हो, एक स्पेसिफिक एक लाइन हो जो क्लियर बाउंड्री हो, जो दो कलर को डिफ्रेंशिएट करवा सके, उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। चूँकि हमारे पास इसमें कुछ लाइन बाउंड्री नहीं होती तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं, और डिसकंटिन्यूस की लाइन होती है, बाउंड्री होती है, इसको हम आगे, इसकी दो टाइप होती है। डिसकंटिन्यूटी के हमारे पास कितनी टाइप होती है, दो टाइप होती है। एक हमारे पास क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, और दूसरे इसकी जो टाइप होती है इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम देखिए, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेशली जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें हमारे पास जब लो प्रेशर और टेम्परेचर पे इस पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होती है, लाइन होती है, इसको हम बैंड लाइन या बैंड स्पेक्ट्रम हम कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम में एक्चुअली क्या होता है कि जो बैकग्राउंड क्या होता है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है, इससे ब्राइट लाइन हमारे पास क्या होती है, सेपरेट होती है। यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम की हम डिफिनीशन करें, द नंबर ऑफ ब्राइट लाइन स्प्रेड फ्रॉम द डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम। आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसमें हमारे पास लो टेम्परेचर और जो प्रेशर होती है, इस पर हमारे पास ये क्या बैंड शो करते हैं। कौन सा बैंड, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड लाइन। यानी कि आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ कौन से लाइन, द नंबर ऑफ ब्राइट लाइन सेपरेट फ्रॉम द डार्क बैकग्राउंड, यानी कि डार्क बैकग्राउंड से जो नंबर ऑफ जो हमारे पास सेपरेट होती है क्या चीज़, ब्राइट लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास किस में कैसे होता है कि इसमें कि जो डार्क बैकग्राउंड होता है, इससे हमारे पास क्या होता है, डार्क बैकग्राउंड से कि शार्प लाइन हमारे पास सेपरेट होती हैं, किससे, डार्क बैकग्राउंड से, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि डिफिनीशन करें, द नंबर ऑफ शार्प लाइन सेपरेटेड फ्रॉम द डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। असल में इस लाइन स्पेक्ट्रम के आगे हमारे पास दो टाइप आती हैं। कितने टाइप आती हैं, दो टाइप। एक को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, या हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरी हमारे पास जो टाइप होती है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन आर हमारे पास एटॉमिक एमिशन या एमिटिंग स्पेक्ट्रम। देखिए कि हमने कहा जो कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस, इसमें हमारे पास दो टाइप हैं, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। फिर लाइन स्पेक्ट्रम में हमने देखा आगे दो टाइप हैं, एक को हम क्या कहते हैं, लाइन्स हम कह सकते हैं कि लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, या इसको कहते हैं एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। दूसरी इसके टाइप क्या है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे बात करता हूँ किसकी, लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है किसकी, लाइन स्पेक्ट्रम में। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड होते हैं वो हमारे पास डार्क होता है, यानी कि डार्क बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं ब्राइट लाइन। यानी कि ये
बैकग्राउंड ब्राइट होता है और उससे डार्क हमारे पास क्या होते हैं, लाइन सेपरेट होती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ डार्क लाइन सेपरेटेड फ्रॉम द डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड, उसको हम इस कॉल्ड क्या कर सकते हैं, इसको हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि जो बैकग्राउंड ब्राइट हो उससे ब्लैक लाइट डार्क लाइट जो हमारे पास सेपरेट होंगी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑब्जर्वेशन और हमारे पास एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है, इसके उलट होता है कि हमारे पास बैकग्राउंड क्या होता है, डार्क होता है। इससे हमारे पास लाइन, हमारे पास कौन से ब्राइट लाइन हमारे पास क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन एटॉमिक, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और हमारा ऑब्जर्वेशन। ये लाइट हमारे पास जो डार्क लाइट होती है ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, ऑब्जर्व करती है तो हमारे पास ये उसकी वजह से क्या होती है, इसमें डार्क लाइन होती है। और इसमें ब्राइट लाइन किसकी वजह से होती है, जब इमिट होती है लाइट हमारे पास इसमें ब्राइट लाइन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास क्या था, अबाउट स्पेक्ट्रम के बारे में था, उसके टाइप्स के बारे में थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में था। और फर्दर हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। असल में हमारा टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, लेकिन हमें स्पेक्ट्रम समझने के लिए हमने बैकग्राउंड की तरफ गए, तो बैकग्राउंड हमने समझ लिया। अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियरली इजीली हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बात करता हूँ किस चीज़ के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ। देखिए इधर स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ हुआ था, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, उसको बैकग्राउंड में गए, हम डिटेल से हमने डिस्कस कर दिया। अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये किसने दिया था, ये हमारे पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, नील बोहर ने 1900 में एक मॉडल दिया था। यानी कि उसकी पहला क्या मॉडल की दो बातें की बुनियाद थी। एक बुनियाद ये था कि हमारे पास जो यानी कि रदरफोर्ड था, उसके हमारे पास क्या था, उसके जो ड्रॉबैक थे, यानी कि उसके मॉडल को रिमूव करने के लिए दिया था। और दूसरा हमारे पास ये दिया था कि इसने ओरिजिन, यानी कि जो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम होती है, लाइंस होती हैं, वो ओरिजिन किस ओरिएंटेशन के बारे में ये अब उसने बताया था, ठीक है, 1900 में। तो बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। देखिए हाइड्रोजन हमारे पास एक इसके जो पहले शेल में वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ना तो वो इमिट करते हैं एनर्जी, ना हमारे पास गेन करते हैं एनर्जी, ठीक है। ये अगर वो हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन, यानी कि एग्जांपल दे देता हूँ, ये हम एग्जांपल से ये समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोजन के हमारे पास क्या है, पहला शेल। ये हमारे पास पहला शेल, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व करता है, इसके हमारे पास सर्कल में ही रिवॉल्व करता है। ये हमारे पास क्या करता है, सर्कल में ही रिवॉल्व करता है। तो ये हमारे पास ना तो एनर्जी इमिट करता है, ना हमारे पास एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, और ना ही हमारे पास क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन करता है, ना तो हमारे पास एनर्जी इमिट करते हैं और ना एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी ये क्या, कब हमारे पास, जब एनर्जी ये गेन होगी, ये हमारे पास इसमें हमारे पास जब एनर्जी गेन करेगा तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये लोअर से हमारे पास हायर, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है जो रिवॉल्व करता है ये ग्राउंड स्टेट में, कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। अभी ये जब एनर्जी गेन करेगा तो हमारे पास वो दूसरे स्टेट में जाएगा, उसको हम जो नेक्स्ट ऊपर दूसरे शेल में जाएगा, तीसरे शेल में भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास उसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की यानी कि पहले शेल की जो हमारे पास स्टेट होती है इसका हम ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट उसे कहते हैं जो हमारे पास लोअर से हायर की तरफ जाए, तो हायर शेल को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अभी देखिए तो इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की,
गेन करने की वजह से क्या कर लिया, इसको एनर्जी मिल गई, एबिलिटी मिल गई, तो ये हमारे पास इसने क्या कर लिया, लोअर से हायर शेल की तरफ जंप कर दिया। जब हमारे पास हायर शेल की तरफ उसने जंप कर दिया तो उससे हमारे पास देखें, जब एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसी भी एटम का, तो वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में वो हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ना वो हमारे पास वहाँ पर रहता है, वो हमारे पास हमेशा के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, तो उसको हमारे पास दोबारा ग्राउंड स्टेट में आना होता है। तो ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से ये एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि मैं कहता हूँ ये दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, इससे हमारे पास दूसरे शेल में गया, तो ये हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट में था। अभी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है, बल्कि ये दोबारा से क्या आएगा, दोबारा से अपने ये स्टेट में आएगा, ठीक है ना। ये स्टेट में जब आएगा तो इसके पास जितनी भी एनर्जी थी, क्या थी, देखें ये इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे पास यानी कि ये इस स्टेट में गया, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट ही एक्साइटेड स्टेट में गया। तो ये हमारे पास जब एक्साइटेड स्टेट से जब हमारा ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने क्या किया, एनर्जी को इमिट कर दिया। एनर्जी क्या कर लिया इसने, एनर्जी को इमिट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी को इमिट कर दिया, ठीक है ना। ये एनर्जी बाद में क्या किया कि जब हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर हम ऊपर इसको वो करते हैं, ठीक है ना, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट से हम जब पास करते हैं इस हमारे पास एनर्जी को, तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम देता है। उस स्पेक्ट्रम की हम बात करें, ये एक होते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, एक जो लाइन होती है वो हमारे एक हम देखते पहले देखेंगे क्या चीज़, सीरीज। दूसरी हेडिंग हम देते हैं, किस चीज़ की हेडिंग देते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम। तीसरी हमारे पास हेडिंग देंगे स्पेक्ट्रम के बाद फ्रीक्वेंसी, इसे एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी, वेवलेंथ और हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, और इसी तरह हम लिख लेते हैं इसकी लैम्डा यानी कि वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अभी देखिए, जब हमारे पास हमने क्या कर दिया कि जब हमारे पास हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, जब उसको हम एक उससे मतलब पास करेंगे, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट से पास करेंगे, तो वो हमारे पास कितनी सीरीज़ देते हैं। पहले जो सीरीज़ लाइन होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं। कौन सी सीरीज़ होती है, लाइमन सीरीज़। इसको छोड़ें, लाइमन सीरीज़, पहले जो सीरीज़ का नाम होता है वो क्या है, लाइमन सीरीज़। और इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम, हमने बात की है, यूवी स्पेक्ट्रम आ गया। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ हमारे पास, इसकी वेवलेंथ, वेव नंबर और एनर्जी कितनी होगी, ये हमारे पास हाईएस्ट होगी। क्या होगी, हाईएस्ट। और उसके हमारे पास जो वेव नंबर होगा वो हमारे पास क्या है, लोवेस्ट होगा, यानी कि लोवेस्ट, यानी कि कम होगी, लो होगी, ठीक है ना, क्या होगी, लो होगा। फिर देखिए, पहले जो हमारे पास सीरीज़ जब हम उसको फॉल करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर, ये हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रम सीरीज़ देती है। पहले सीरीज़ का नाम लाइमन सीरीज़ है। लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, इसमें हमारे पास शेल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना, एन नंबर, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल यानी कि किसी भी N2 शेल हमारे पास इन्फिनिटी यानी कुछ भी हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, यानी कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, और इसी तरह मैं सफ़र करें, मैं करता हूँ एक क्लियर पिक्चर इसकी बना लेता हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियस आ गया, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर दूँ। पहला शेल आ गया और ये हमारे पास दूसरा है, और ये इसी तरह हमारे पास ये तीसरा, इसी तरह हमारे पास ये चौथा, और ये हमारे पास पांचवा वगैरह। ये क्या गया, पांचवा। पहले शेल को हम क्या कहते हैं, के, दूसरे को हमारे पास के, एल, फिर तीसरे को एम, फिर हमारे पास चौथे को एन, यानी कि 1 2 3 4
ठीक है। अभी देखें, सॉरी, के एल एम एन एंड ओ, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये शेल नंबर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अभी जब हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास पहले शेल में आए, चाहे वो दूसरे से आए, चाहे वो तीसरे से आए, चाहे वो चौथे से आए, इन्फिनिटी से आए, ठीक है, जिस शेल से भी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टूवर्ड्स फर्स्ट शेल के अंदर, जिस शेल से भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा फर्स्ट शेल के अंदर, उसमें जो सीरीज़ होगी लाइमन सीरीज़ होगी और जो स्पेक्ट्रम होगा यूवी स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, सही है। और उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर हाईएस्ट होगा और उसके वेव लेंथ क्या होगा, लो होगा, यानी कि कम होगा, स्मॉल होगा। इसकी दूसरी बात करें, दूसरी जो हमारे पास सीरीज़ होती है वो हमारे पास दूसरी सीरीज़ के नाम क्या है, बाल्मर सीरीज़। कौन सी सीरीज़, बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ क्या होता है, लाइमन सीरीज़ हमने कहा कि किसी भी शेल 1 को छोड़कर जितने भी शेल हैं उससे जब इलेक्ट्रॉन आएगा 1 के अंदर लाइमन सीरीज़ होगा। और जब हमारे पास बाल्मर सीरीज़ क्या होता है, जब किसी भी शेल से 2 के अलावा, यानी कि 2 के अलावा 3 से है, 4 से है, 5 से है, इन्फिनिटी, जब किसी भी शेल से दूसरे के अंदर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज़। यानी कि दूसरे शेल के अंदर N2 के हमारे पास या इन्फिनिटी, जो भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी या N2 से आए, N2 से ऊपर N3 वगैरह, N4 N5, तो हमारे पास उस 2 में आए तो हमारे पास उसको क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ में हमारे पास कौन से विजिबल, कौन से हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। इसकी एनर्जी वेवलेंथ वेव नंबर से हमारे पास लाइमन सीरीज़ से क्या होती है, लो होती है, देन किससे कम होती है, लेस होती है, देन लाइमन सीरीज़, ठीक है। और इसके हमारे पास वेवलेंथ हमारे पास मोर होती है, किससे, मोर देन, किससे मोर होती है, मोर देन लाइमन सीरीज़। दूसरी मैंने ये लिख ली कि बाल्मर सीरीज़ क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर शेल से सेकंड में आए तो इसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। बाल्मर लाइन, ये हमारे पास जो लाइंस होती हैं ये विजिबल लाइंस होती है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इनका, इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ से कम होता है और इसकी जो वेवलेंथ हो हमारे पास ज़्यादा होती है, ठीक है। और तीसरे हमारे पास देखें, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होता है, पास्कन सीरीज़। पास्कन सीरीज़ क्या होता है, जब हमारे पास 3 शेल में किसी भी हायर ऑब्जेक्ट N4 हो जाए इन्फिनिटी, देखें ये मैंने कहा कि ये क्या है, लाइमन सीरीज़, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी लाइमन सीरीज़ है, ये भी लाइमन सीरीज़ है, ये भी लाइमन, क्योंकि किसी भी शेल में 1 में आए। बाल्मर सीरीज़ क्या है हमारे पास, ये भी बाल्मर सीरीज़ है, ये भी बाल्मर सीरीज़ है, ये भी बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है। अभी हमारे पास पास्कन सीरीज़ क्या है, शेल 3 में है, ये भी पास्कन सीरीज़ है, ये भी पास्कन सीरीज़ है, ऊपर से है हमारे पास पास्कन सीरीज़। यानी कि शेल 3 में हायर से जब इलेक्ट्रॉन शेल 3 में जंप करे उसको हम क्या कहते हैं, पास्कन सीरीज़। इसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास IR हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है, IR नियर, IR यानी कि IR नियर स्पेक्ट्रम हमारे पास ये फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास लो होते हैं, क्या चीज़, इसकी एनर्जी वेवलेंथ वेव फ्रीक्वेंसी हमारे पास लोअर देन किससे होती है, बाल्मर सीरीज़ से कम होती है। और हमारे पास मोर देन हमारे पास इसकी वेवलेंथ हमारे पास मोर होती है, किससे, यानी कि बाल्मर सीरीज़ से। चौथे नंबर पर हम देखें प्रोकिट सीरीज़ क्या होता है, जब हमारे पास शेल नंबर हमारे पास 4 तक 1 2 3 4 यहाँ ये 4 है तो हमारे पास कोई हायर शेल से हमारे पास 4 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करे तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोकिट सीरीज़। यानी कि शेल नंबर 4 हो उसमें हमारे पास हायर शेल्स है, यानी कि N5 भी हो सकता है, N6 भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी जो भी हो, जब 4 में आए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकिट सीरीज़। इसमें हमारे पास कौन से हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास फार IR लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, स्पेक्ट्रम होते हैं फार IR, और उसमें हमारे पास लो होती है इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किससे,
किससे लो होती है? पास्कल सीरीज से। और हमारे पास मोर होती है क्या चीज़? इसके वेव नंबर किससे मोर होती है? देन किससे? पास्कल सीरीज से। पास्कल सीरीज, पास्कल सीरीज से हमारे पास ज़्यादा होती है। 5 नंबर पर देखें, एक होते हैं हमारे पास पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो? 5वीं शेल में, यानी कि 5th शेल के अंदर क्या करे? इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5th शेल के अंदर है, 1 2 3 4 5th। ये 5th शेल के अंदर जब हायर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम इसको क्या कहते हैं? पी फंड सीरीज। यानी कि शेल कौन से हो? 5 शेल में आए, वो हमारे पास N6 से भी आ सकते हैं, N7 से भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन्फिनिटी। इसमें भी हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या होता है? फार IR स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और इसमें भी लोवेस्ट होती है क्या चीज़? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वगैरह, किससे? पॉकेट सीरीज से। और मोर होती है इसके हमारे पास क्या चीज़ मोर होती है? वेव से, पॉकेट सीरीज से। ये आ गया, ठीक है। अभी देखें नंबर 6, हैम्फ्री सीरीज। हैम्फ्री सीरीज ये लास्ट है हमारे। हैम्फ्री सीरीज क्या होता है हमारे पास? जब 6 से हमारे पास 6 में किसी भी हायर शेल से 7 भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी से जब हमारे पास 6 में आएगा तो हम हैम्फ्री सीरीज कहते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या होता है? इसके हमारे पास भी जो स्पेक्ट्रम होते हैं फार IR होते हैं। इसमें हमारे पास एनर्जी क्या होती है? लोवेस्ट होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है एनर्जी, वेव नंबर, वेव लेंथ। और इसकी जो वेव लेंथ है वो हमारे पास हाईएस्ट होती है। क्या होती है? हाईएस्ट। तो ये हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी सिर्फ 2 फार्मूले की बात करते हैं। वो क्या है कि अगर हमारे पास हमें कुछ कहे कि कुछ भी इलेक्ट्रॉन है जब हमारे पास हायर से ग्राउंड स्टेट में जंप करते हैं तो उसमें हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी? हमें बताना होगा। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से हमारे पास सेकंड शेल में, सेकंड से थर्ड शेल में आ जाए तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी? इस 2 फार्मूले की बात करते हैं और इसके बाद टॉपिक को हम फिनिश कर लेते हैं। तो कौन से 2 फार्मूले? कि अगर केस 1 है, 2 केस इसमें, केस 1 में क्या होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड हमारे पास स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो? इलेक्ट्रॉन जंप करे किस में? ग्राउंड स्टेट में। यानी कि एक्साइटेड स्टेट आपको पता है कि कौन सी स्टेट होती है, ठीक है। तो उससे हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसमें जंप करे हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी? यानी कि मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों को कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है वो 5th शेल से हमारे पास फर्स्ट शेल में हमारे पास जंप करता है, बताओ कि उसकी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो केस 1 इसकी फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। सही है। मैंने कहा कि अगर हमारे पास एग्जांपल देता हूँ 5 शेल से किधर जंप करते हैं? फर्स्ट शेल के अंदर। इसकी फाइंड करो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है? तो n कितने हैं? 5 है, इंटू 5 लिखोगे, -1 डिवाइडेड बाई 2। 5 - 1 4, 2 4 आर डिवाइड बाई 2 4 आर 8 डिवाइड बाई 2 1 आर 2 4 आर 8 और हमारे पास 4 स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन 5 से फर्स्ट शेल के अंदर जंप करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसमें स्पेक्ट्रल लाइन 4 होती है। केस नंबर 2, केस 2, अगर हम आपसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से हमारे पास लोअर शेल में आए, यानी कि हायर शेल से लोअर में आए, हायर शेल से लोअर के मानी कि अगर 5 से 6 में, 6 से 3 में, 3 में हमारे यानी कि 6 से 5 आए, 5 से 4 आए, 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, इसको हम क्या कहते हैं? हायर से लोअर शेल। उसमें हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला वो कौन से? n2 - n, सही है, n1 लिख सकते हैं आप, और डिवाइडेड बाय इंटू क्या लिखोगे? n2 - n1 एंड +1 डिवाइडेड बाय 2। किसी भी हायर शेल से, यानी कि 5 से 4 में है, 4 से 3 में है, तो ये हायर शेल से लोअर में आते हैं। तो इसमें हमारे पास इसकी फार्मूला ये होता है n2
-n1 n2 इंटू n2 -n1 +1 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो किस तरह फाइंड करते हैं? मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं 6 शेल से हमारे पास 5 शेल के अंदर। बताओ इसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है? तो देखिए सिंपल फार्मूला मैंने बता दिया। हायर शेल के n2 क्या है 6 है, सही है, माइनस करो लोअर शेल क्या है 5 है, ठीक है, इनटू लिखो फिर हायर शेल कितनी है 6 है और लोअर शेल हमारे पास -5 आ गया और प्लस इसमें 1 करो डिवाइड बाय 2 करो। देखिए 5 में से 6 निकाले कितने रहते हैं 1 रहता है और इनटू हमारे पास 5 में से 6 निकाले कितने रहते हैं 1 प्लस 1 करो 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 2 आता है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 तो 1 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्पेक्ट्रल लाइन है 1। इसी तरह हमें कुछ कहते हैं कि बताओ कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास जंप करते हैं किसमें 4 शेल से हमारे पास 3 में जंप करता है। बताओ इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है? तो सिंपल फार्मूला है, हायर शेल क्या है 4 है, 4 पुट कर लिया, माइनस लोअर शेल 3 है, ठीक है, इनटू हमारे पास फिर हायर लोअर प्लस करो इसमें 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 4 में से 3 निकालो 1 रह गया, इनटू हमारे पास 4 में से 3 निकालो 1 और हमारे पास प्लस 1 करो तो हमारे पास ये क्या आएगा 2 और डिवाइड बाय 2 तो 2 आ जाएगा और 1 हमारे पास 2 तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी शेल हायर से लोअर में हमारे पास जब जंप करेगा तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएगी 1 आएगी। आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि थर्ड में से 2 में आ जाए, थर्ड में से 2 में, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन है, आप कहते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 3 से हमारे यानी कि 5 से हमारे पास किस में आ जाए 2 में आ जाए, इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी? तो n2 5 है, n1 हमारे पास 2 है, इस इंटू हमारे पास 5 - 2 + 1 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास 2 में से 5 निकालें 3 रह गया, इंटू हमारे पास 3 + 1 लिख लो डिवाइड बाय 2 तो 3 मतलब ये प्लस कर लो 3 और 5 4 आ गया, 4 3 यार कितने होते हैं 12 डिवाइड बाय 2 12 डिवाइड बाय 2 2 1 और 2 2 6 8 12 तो हमारे पास ये कितने 6 लाइन हमारे पास आ गया। इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप किसी भी सूरत में आ सकते हैं, इसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो आज का हमारे पास ये टॉपिक था कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम है क्या चीज़, उसमें वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि ये लेक्चर मेरा आपको बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल डीप में हमने पढ़ा, इससे डीप कुछ नहीं है इसके बारे में। तो उम्मीद है आप सिर्फ याद करते रहें और मेहनत करते रहें।